Hello everyone, I Binay welcome each and every one of the class 10 student on the same platform of the Live Physics VK channel. Good morning, good afternoon, good evening to everyone. So class 10 students, as you all know that we are dealing with our last main chapter, आपका आखिरी main chapter जिसको हम लोग deal कर रहे हैं, that chapter is your light. And light performs various phenomena in our surrounding जो हम लोग deal करेंगे. That was your reflection जो हम लोग already study कर चुके हैं. The second one was refraction, वो भी हम लोगों ने completely deeply study कर दिया है for the CBSE as well as the NTSC point. The third one was the dispersion of the light that we studied or that we discussed in the previous lecture में जिसमें के बारे में हम लोगों ने study किया. And today I want to discuss the last and the final phenomena which occurs due to the light की वजह से जो final phenomena occur होता है उस final phenomena के बारे में आज हम बात करेंगे and that final phenomena is scattering of the light. तो reflection is done, refraction is done, dispersion is done and the last one is the scattering. So without not taking that much time, let us discuss about what is the scattering of the light. चलिए इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं. So scattering of light. So as its name signifies, scattering, scatter. It means in Hindi फैलना. तो scatter वर्ड का मतलब है फैलना. तो सिंपल यही मीनिंग है कि लाइट का फैलने का फिनोमेना हमें समझना है. तो मैं आपके सामने एक बेसिक फंडामेंटल एक एग्जांपल रखता हूं एंड लेट्स सपोज वी हैव वाटर स्ट्रीम. तो पहले मैं आपको एक पानी के स्ट्रीम से एग्जांपल समझाता हूं कि इमेजिन कीजिए कि आपके पास वाटर का एक स्ट्रीम आ रहा है, पानी का एक धारा सा, एक पतली सी धारा, ओके, वो आ रही है और आपने उस वाटर के स्ट्रीम के सामने एक ऑब्स्टिकल रख दिया. तो आपके सामने वाटर का एक पतला सा स्ट्रीम आ रहा है, a narrow water stream, and in front of that narrow water stream what you have placed, you have placed a obstacle. आपने एक पत्थर रख दिया, आपने एक ऑब्स्टिकल रख दिया उसके पाथ के अंदर. So what is going to happen? Everyone think about by yourself, क्या होगा? तो जैसे ही आपने वो पत्थर रखा, बट वो जो ऑब्स्टिकल है, जो पत्थर है, that obstacle is small size. तो होगा क्या कि आपका वाटर ऑब्स्टिकल के स्ट्राइक करने के बाद दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा. स्प्लिट हो जाएगा मतलब दो हिस्सों में स्कैटर हो जाएगा. ओके, तो स्कैटर, ये फिनोमेना कौन सा है? स्कैटर होना, फैलना. ओके, लास्ट फिनोमेना जो हमने डिस्पर्शन में पढ़ा था दैट वाज स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट. स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट. तो स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट का मतलब है आपका लाइट का टूटना, कि लाइट अपने हिस्सों में ब्रेक हो गया. तो देखिए, समझिए बात को. रिफ्लेक्शन, उसमें क्या हुआ था? बाउंसिंग ऑफ द लाइट. ये था बाउंसिंग ऑफ द लाइट, यानी लाइट अपने पाथ से बाउंस हो रही है, लाइट बाउंस होके वापस आ रही है. फिर आपने फोकस किया रिफ्रैक्शन में. रिफ्रैक्शन वो फिनोमेना था जिसमें लाइट डेविएट भी होता है, ओके, और डिस्प्लेस भी हो जाता है. लेटरल डिस्पर्शन, लेटरल डेविएशन भी हो जाता है, तो वो आपका शिफ्ट भी होता है. तो लाइट जब अपने पाथ से शिफ्ट हो जाता है, व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो वो रिफ्रैक्शन था. थर्ड फिनोमेना वाज डिस्पर्शन, द फिनोमेना इन व्हिच द लाइट गोज अंडर द स्प्लिटिंग मेथड. वो फिनोमेना जिसमें लाइट का स्प्लिटिंग होता है इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, यानी डेविएशन होता था बट उस डेविएशन की वजह से स्प्लिटिंग हुआ. समझिए बात को. रिफ्रैक्शन हुआ क्योंकि लाइट रेयर से डेंसर यानी ग्लास फिल्म से पास हुआ, सो रिफ्रैक्शन हुआ. बट अगर वो मल्टीक्रोमेटिक लाइट थी तो इसलिए वो मल्टीपल कलर्स में हो गई. और आज का हमारा फाइनल फिनोमेना है स्कैटरिंग, जिसमें लाइट फैलने वाला है. तो जब भी आपके पाथ में ऑब्स्टिकल आएगा, लाइट ऑब्वियस सी बात है फैल गया. अब अगर आगे भी अगर छोटे छोटे ऑब्स्टिकल आते हैं तो लाइट और ज्यादा फैलता जाएगा. सीधा सा बात ये, यानी लाइट पहले तो एक स्ट्रीम की फॉर्म में, जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल लिया, तो वाटर पहले तो एक स्ट्रीम की फॉर्म में आ रहा है, बट जैसे ही आप लोग उसके सामने एक ऑब्स्टिकल को रखेंगे तो वो ही वाटर साइड से होते हुए निकलेगा, यानी ज्यादा फैलता हुआ निकलेगा. ओके, तो सीधी सी बात ये हो गई कि अगर ऑब्स्टिकल पाथ में आता है तो आपकी लाइट फैलेगा, और इसी फैलने के फिनोमेना को क्या बुलाते हैं? स्कैटरिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव द डेफिनेशन ऑफ दिस. तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन पे बात करते हैं. व्हाट इज द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट? इट इज द
phenomena. It is the phenomena of scattering of light. Scattering of light, यानी स्कैटरिंग का मतलब फैलना, स्प्रेडिंग। तो आप इस स्कैटरिंग को अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो यहां पे आप लोग स्प्रेड वर्ड यूज कर सकते हो। सो इट इज द फिनोमेना ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ द लाइट व्हेन और आफ्टर स्ट्राइकिंग एन ऑब्स्टिकल। आफ्टर स्ट्राइकिंग एन ऑब्स्टिकल, जैसे ही आप किसी ऑब्स्टिकल या रुकावट से टकराते हैं, उससे टकराने के बाद आपकी लाइट स्प्रेड हो जाएगी, फैल जाएगी। इसी फैलने के फिनोमेना को ही हम लोग क्या बुलाते हैं? स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। ओके, बट लाइट का स्कैटरिंग होने का कुछ नेसेसरी कंडीशन है जो आपको समझना पड़ेगा। सो देयर आर सम कंडीशंस टू स्कैटर द लाइट, एंड द नंबर वन जो आप लोग कॉमनली समझ पाएंगे, हम लोग लाइट को लेके आए थे वाटर का स्ट्रीम, जैसे पानी का एक नैरो स्ट्रीम लाया। अब जो आपने ऑब्स्टिकल रखा, तो अगर आप चाहते हो कि वाटर स्प्रेड होते हुए आगे निकल जाए, तो हमें वो ऑब्स्टिकल तो रखते हैं, बट रिमेंबर ऑब्स्टिकल का साइज छोटा होना चाहिए। यानी अगर आपके पास वाटर का स्ट्रीम आ रहा है नैरो और आपने बड़ा सा ऑब्स्टिकल रख दिया, सो यू आर बीइंग प्लेसिंग एन लार्ज साइज ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ द लाइट। तो अगर एक लार्ज साइज ऑब्स्टिकल उसके पाथ में रखा जाएगा, सो इन दैट केस ऑब्वियस सी बात है आपकी लाइट आगे स्प्रेड नहीं होगी। क्या होगी? लाइट वहीं पे ही रुक जाएगी, जैसे वो वाटर का जेट या वाटर की स्ट्रीम वहीं पे रुक जाती है। तो सबसे पहली नेसेसरी कंडीशन जो लाइट में हो गई वो ये, x should be very very less than the lambda, where x represents the size of obstacle। अगर आपका ऑब्स्टिकल का साइज लैम्डा से बहुत छोटा है, एंड व्हाट इज द लैम्डा सिंबल मींस द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, यानी अगर आपका ऑब्स्टिकल का साइज लाइट की वेवलेंथ से वेरी वेरी लेस है, वेरी वेरी लेस मतलब बहुत बहुत छोटा है, इन दैट केस आपका क्या होगा? स्कैटरिंग होने के चांसेस हैं। तो ये आपकी पहली नेसेसरी कंडीशन है। सो अगर हम इन फ्यूचर, अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, सो इन दिस एग्जांपल अगर हमारे पास हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है, यानी हमारा साइज ऑफ ऑब्स्टिकल अगर आपकी वेवलेंथ से वेरी वेरी लेस है, इन दैट केस यू कैन प्रोसीड टू द स्कैटरिंग। अब आप बात कर सकते हैं यस सर स्कैटरिंग होगा, बट अगर आपकी यही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, साइज ऑफ ऑब्स्टिकल या तो वेवलेंथ के इक्वल है या इससे बड़ा है, in that case you can't say that light is going to scatter. The second condition is that I is being inversely proportional to lambda की power 4, where I stands for intensity of scattering. I का मतलब क्या है? Intensity of scattering, मतलब लाइट का जो स्कैटरिंग होगा, जो लाइट का फैलाव होगा, वो कितना इंटेंसिटी होगा, कितनी लाइट ज्यादा फैलेगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा की पावर 4। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैम्डा? आई थिंक दिस वन इज क्लियर। इट इज द सेम मीनिंग वेवलेंथ, यानी लैम्डा के साथ आप इनवर्सली हो, यानी कौन सा कलर सबसे ज्यादा फैलेगा वो डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे, बट इनवर्सली, यानी जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा, उसका फैलना सबसे कम होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को एक बार वापस से प्लीज एवरीवन ब्रिंग बैक योर नोटबुक, और रिमेंबर हम लोगों ने अपने नोटबुक में वो विब्ग्योर का पैटर्न चला रखा है। आज उस विब्ग्योर के पैटर्न में लास्ट एंड फाइनल कंक्लूजन डालते हैं, एंड दैट फाइनल कंक्लूजन इज, हमारे पास 7 कलर्स हैं, where red has the maximum wavelength and violet has the minimum wavelength। ओके, हम लोग वेरियस पैरामीटर्स को पढ़ चुके हैं। द फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा, क्रिटिकल एंगल हम लोगों ने पढ़ा, फोकल लेंथ को हम लोगों ने पढ़ा, पावर को हम लोगों ने पढ़ा, एंगल ऑफ डेविएशन कि कौन सा कलर ज्यादा डेविएट करेगा वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास एक आखिरी चीज है जिसे हमें पढ़ना है, वो है कि कौन सबसे ज्यादा फैलेगा। तो सिंस इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4, तो देखो ये जो लास्ट वाला पैरामीटर है वहीं पे ऐड करना जहां पे आप लोगों ने वो फॉर्मेट बनाया था प्रीवियस लेक्चर से, और हम लोग उसे क्लासरूम में पहले ही बना चुके हैं। सो
Which color is going to scatter the most? कौन सा कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होने वाला है? The color whose wavelength is minimum. तो लैम्डा सबसे ज्यादा कम किसका है? इसका लैम्डा मिनिमम है, तो इसका इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगा। यानी वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, सबसे ज्यादा फैलता है, और सबसे कम कौन फैलता है? सबसे कम रेड कलर फैलेगा। सो द रेड कलर विल स्प्रेड लीस्ट। तो रेड कलर सबसे कम स्प्रेड होता है, सबसे कम स्प्रेड होता है, और सबसे कम डेविएट भी होता है। अगर आप लोग इसे स्कैटरिंग और डिस्पर्शन के रिजल्ट निकाल के देखो तो वही है, रेड कलर सबसे कम फैलता भी सबसे कम है, और जब प्रिज्म से पास करो, अगर मैं पुराने टॉपिक एक बार रिकॉल करवाऊं, तो अगर आप प्रिज्म से पास करेंगे तो रेड कलर डेविएट भी सबसे कम होता है, यानी बेंड भी सबसे कम होगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। एंड दिस इज द सेकंड स्कैटरिंग ऑफ द लाइट अलोंग विद द टू कंडीशन, यानी साइज ऑफ ऑब्स्टिकल अगर वेरी लेस है, इन दैट केस हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो है स्कैटरिंग होगा। सेकेंडली, इंटेंसिटी लैम्डा के साथ कैसा होना चाहिए? इनवर्सली मूवी पावरफुल। गॉट दैट पॉइंट? ओके, अब इस स्कैटरिंग से रिलेटेड फिनोमेना को देखते हैं। चलिए एक बात मैं सबको बता देता हूं बेटा, टुडेज लेक्चर इज बी टोटली थ्योरेटिकल। आज का लेक्चर जो है वो टोटली थ्योरेटिकल है। एनटीएससी whether it is CBSE, in both the exams it would be a theoretical portion। हाँ, ये बात है, CBSE में आएगा तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बिकॉज CBSE एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव टाइप, आपको डिस्क्रिप्शन में यानी आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। Whereas the NTSC is objective type paper, यानी वो सब्जेक्टिव है यानी डिस्क्रिप्टिव है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इससे कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो जब हम लोग इसे फिनिश कर लेंगे, एक आखिरी चीज ह्यूमन आई और पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके, तो उसे भी हम लोग एक बार जल्दी से देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड आफ्टर दैट वी कैन से हमारा मोस्टली सिलेबस खत्म है 10th क्लास का। सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम लोग डील करेंगे अपने अकॉर्डिंग। सो द पॉइंट इज दैट कि हमारे पास जो पॉइंट समझने वाला है कि आज का लेक्चर कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई ऐसा लॉजिक नहीं कि जो आप मैथमेटिकली जाएं, सब थ्योरेटिकल है, अंडरस्टैंडिंग है एंड लॉजिकल। ओके, तो चलिए इस फिनोमेना से रिलेटेड डे टू डे लाइफ में हमें क्या देखने को मिलता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। क्लियर? सो डेफिनेशन अलोंग विद द टू कंडीशन, और विबग्योर में अपना ये वाला पैटर्न प्लीज एवरीवन ऐड कर लेंगे। गॉट दैट? ओके, now we are going to study application of scattering। scattering की क्या एप्लीकेशन है हमारी डेली लाइफ में, वो देख लेते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन की फॉर्म में ही रखते हैं हम लोग इसको, एंड दैट क्वेश्चन इज why the sky appears to be blue in color। यानी आपका स्काई ब्लू कलर का क्यों देखता है, या फिर why the sky appears blue, कुछ भी बुला लेंगे। सो ड्यूरिंग द नोन टाइम, ड्यूरिंग एन एवरेज टाइम, जब भी हम लोग एक एवरेज यानी जब स्काई बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है, क्लाउडेड वगैरह कुछ नहीं है, तो जब आप स्काई को देखते हो तो आपको ब्लूइश दिखाई देता है। और यही एक पैटर्न है जो हमारे दिमाग में बैठ गया है। तो अगर आप लोग, अब जैसे कभी हम ड्राइंग नहीं करते, बट इन द प्राइमरी सेक्शन, इन द प्राइमरी क्लास, जब भी आपको टीचर बोलते हैं ओके लेट्स हैव द ड्राइंग, आप ड्राइंग बना रहे हो या आप अभी भी बना रहे हो, लॉकडाउन में बहुत लोगों ने अपनी हॉबीज को फॉरवर्ड रखा होगा। तो जैसे मान लीजिए आप कोई भी ड्राइंग बना रहे हो और मान लीजिए उसमें स्काई का एक सिनेरियो है, आपको स्काई बनाना है, तो उस सिनेरियो में आप लोग क्या करते हो? जब अगर आपके पास स्काई आती है तो आप क्या करते हैं, स्काई को रिप्रेजेंट करने के लिए यू यूज द ब्लूइश इफेक्ट, आप ब्लू कलर लगाना शुरू कर देते हैं वहां पे। सो विद दैट नोट और विद दिस पॉइंट ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि स्काई आपका ब्लूइश इन इफेक्ट है, बट ये क्यों है, चलिए आज इसका रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैं पहले आपको समझाता हूं। ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू दैट, लेट्स सपोज दिस इज योर अर्थ सरफेस। ये क्या है आपका अर्थ का सरफेस है, सिंस अर्थ इज स्फेरिकल ना, एंड ओवर द सरफेस वी हैव एटमॉस्फेरिक लेयर। ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर, एयर, जो भी हमारा एटमॉस्फेयर जिससे भी बना है आप लोग जानते हैं, हमारे पास वेरियस गैसेस हैं, वाटर मॉलिक्यूल है, डस्ट पार्टिकल है, इन सब से मिलके हमारी ये गैसेस का एक सिस्टम बना है जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर बुलाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस एटमॉस्फेयर में सन से लाइट को एंटर करवाते हैं।
So let's have the entering of the light from the sun. So sun से light को enter करवाते हैं, तो sun से जो light आएगी वो कैसा आएगा? It would be white light. White light मतलब क्या आ रहा है? The Vibgyor is being coming. Okay. कोई बता सकता है एटमॉस्फेयर के बाहर क्या है? What is outside the atmosphere? Outside the atmosphere we have a space, जो कि किससे बना है? वैक्यूम से। मतलब वहां पे कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्स्टिकल कुछ नहीं है। तो आपकी लाइट सिंपल आ रही है व्हाइट लाइट, क्योंकि सारे कलर एक साथ आ रहे थे, तो व्हाइट लाइट है। अब देखिए होगा क्या स्टोरी में। स्टोरी में ये होगा कि जैसे ही व्हाइट लाइट आपके एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, कहां एंटर करने वाली है? एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेयर हमें मालूम है किससे बना है? गैसेस पार्टिकल, और जिसमें आप अगर देखें एयर यानी उन गैसेस पार्टिकल्स में जो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ कंटेंट है वो किसका है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। तो जैसे ही हमारी ये गैस, हमारा ये जो लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो अब एटमॉस्फेयर में गैसेस के पार्टिकल्स है। अब ये पार्टिकल्स आपके लिए ऑब्स्टिकल का काम करेंगी। किसका काम करेंगी? ऑब्स्टिकल का, और वो भी इस तरीके से कि इन ऑब्स्टिकल का साइज लाइट की वेवलेंथ से वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा। क्लियर है? तो पॉइंट क्या हुआ कि हमारी जो स्कैटरिंग की पहली कंडीशन थी वो सेटिस्फाइड हो जाएगी बाय दी पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। और जैसे ही, ये तो हम लोगों ने अभी अभी देखा कि अगर कोई भी लाइट रे अगर आपके ऑब्स्टिकल के साथ स्ट्राइक करती है तो वो फैलना यानी स्प्रेड होना शुरू करती है, यानी उसका स्कैटरिंग होना शुरू होता है, तो आपकी सारे कलर फैलने शुरू हो जाएंगे। नाउ द सेकंड कंडीशन, कौन सा कलर सबसे ज्यादा फैलेगा? Which color will spread or which color will scatter the most? So the color with the least wavelength, वो कलर जिसका वेवलेंथ सबसे कम है वो सबसे ज्यादा फैलेगा, और वो कौन है? वॉयलेट। यानी आपका वॉयलेट कलर ऑल ओवर द प्लेस स्प्रेड हो जाएगा। हाँ, बाकी कलर भी स्प्रेड होंगे बट वो थोड़े बहुत होंगे, बट सबसे ज्यादा कौन सा होगा? सबसे ज्यादा वॉयलेट होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन कौन सा कलर सबसे ज्यादा स्प्रेड हुआ? मींस ऑल ओवर द स्काई कौन सा कलर स्प्रेड हुआ? हमारा वॉयलेट कलर स्प्रेड हो गया। तो चारों तरफ आपके पास कौन सा कलर फैल गया? वॉयलेट। और इसी वजह से हमें हमारी स्काई क्या दिखाई देती है? ब्लू। ये गड़बड़ हो गई। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन अगर हमारी लाइट की वेवलेंथ हमारे ऑब्स्टिकल के साइज से ज्यादा, या फिर आप बोलो साइज ऑफ ऑब्स्टिकल अगर वेवलेंथ से बहुत कम है, तो डेफिनेटली स्कैटरिंग होगा। स्कैटरिंग कौन से कलर का ज्यादा होगा वो डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे, तो इसके अकॉर्डिंग वॉयलेट को सब जगह फैल जाना चाहिए। अब अगर वॉयलेट सब जगह फैल गया है तो फिर क्या रीजन है कि हमें ब्लू क्यों दिखाई देती है? अब इसके बाद दो रीजन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। रीजन नंबर 1 इज सन इटसेल्फ। तो जो पहला रीजन है, पहला कारण है, वो सन खुद है। हमने कहा कि सन से कौन सी लाइट आ रही है? व्हाइट लाइट आ रही है। तो कितने कलर आ रहे हैं? 7 कलर। कैसे आ रहे हैं? 7 कलर हिंदी में बोलूं तो एक साथ आ रहे हैं। सो ऑल दीज 7 कलर्स टुगेदरली मेक्स द व्हाइट इफेक्ट। सातों कलर एक साथ मिलके व्हाइट इफेक्ट बनाते हैं। दिस इज द पॉइंट। तो व्हाइट लाइट आ रही है सन से, तो इससे ये क्लियर होता है कि सातों कलर एक साथ आ रहे हैं। बट इससे ये कभी क्लियर नहीं हुआ कि सातों कलर एक अमाउंट में आ रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है। एक साथ आना और एक ही अमाउंट में आना, दोनों में अलग बात है। तो हमारे जो सातों कलर है वो एक साथ आते हैं, बट इन रियलिटी जब नासा ने सन को और भी ज्यादा डिटेल किया और जब और भी ज्यादा एनालाइज किया तो नासा एक कंक्लूजन पे पहुंचा, और नासा का वो कंक्लूजन ये था कि ये जो 7 कलर्स हैं, ये 7 कलर्स कभी भी सेम अमाउंट में नहीं आते। अमाउंट इनका सेम नहीं है। वॉयलेट अलग अमाउंट में आएगा, वॉयलेट की जो रेज है वो अलग आएंगी, रेड की अलग, सब अलग अलग अमाउंट में आएंगी बट एक साथ आएंगी। ये बात ध्यान में रखनी है। तो यहां से सन का जो रीजन इटसेल्फ है वो ये कि सन हमेशा ब्लू कलर डोमिनेंट होता है। क्या होता है? ब्लू कलर डोमिनेंट, यानी सन से ब्लू कलर का जो अमाउंट है वो पहले से ही बहुत ज्यादा आता है। तो ये जो 7 कलर्स है ना, इन 7 कलर्स में से ब्लू कलर पहले से ही डोमिनेंट है।
मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके वॉयलेट आ रहे हैं 100, वॉयलेट की 100 रेज आ रही हैं और ब्लू की आ रही हैं 500, तो ब्लू पहले से ही डोमिनेट है। इसका रीजन नासा ने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के बाद हमें दिया। तो अब अगर हम देखें कि वॉयलेट अगर 100 है, ब्लू 500 है, तो वॉयलेट सबसे ज्यादा फैलेगा। तो लेट्स सपोज वॉयलेट स्प्रेडेड बाय 4 टाइम्स, वॉयलेट 4 गुना फैल गया, 4 गुना स्प्रेड हो गया। तो भाई 4 गुना स्प्रेड होने के बाद फॉर एग्जांपल वो कितना हो जाएगा 400। ओके, ब्लू वॉयलेट से कम ही फैलेगा क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ वॉयलेट से ज्यादा है, और अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग कम होगी, तो आपका ब्लू कलर कम फैलेगा। लेट्स सपोज हमारा ब्लू कलर केवल 2 टाइम्स ही फैला, तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन वॉयलेट ज्यादा फैल रहा है और ब्लू कम फैल रहा है, बट कम फैलने के बावजूद भी डोमिनेंस किसका रहा, ब्लू का, क्योंकि ब्लू कलर ऑलरेडी सन से वेरी हाई अमाउंट में आ रहा था। और यही रीजन है कि फैलता तो सारी चारों तरफ, अकॉर्डिंग टू स्कैटरिंग फिनोमेना, अकॉर्डिंग टू स्कैटरिंग कंडीशन वॉयलेट कलर ही सबसे ज्यादा फैलता है, बट ब्लू कलर पहले से ही डोमिनेंस में चल रहा है। डोमिनेंस मतलब पहले से ही बहुत ज्यादा अमाउंट में आ रहा है, और इसी डोमिनेंस की वजह से फैला तो वॉयलेट सबसे ज्यादा 4 गुना 5 गुना हो गया इनिशियल का, तो यही फैलना कहलाता है। बट ब्लू कम फैलने के बावजूद भी उसका अमाउंट इतना ज्यादा है कि वही डोमिनेंस में चला जाता है, और हमें स्काई का कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लू। क्लियर? तो हमारा जो पहला रीजन है वो सन खुद है। हमारा जो दूसरा रीजन है वो है ह्यूमन आई, हम लोग खुद। तो ह्यूमन आई, सिंस ह्यूमन आई के पास कुछ सेल्स होते हैं जो आपके कलर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग ह्यूमन आई पढ़ेंगे। तो वहां पे हमें पता चला कि हमारे कलर सेंसिटिव सेल्स होते हैं आईज के अंदर जो कलर को डिटेक्ट करते हैं, और इनमें से ये जो कलर सेंसिटिव आई होते हैं ये 3 कलर्स के लिए सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। तो हम ह्यूमन आई, जो हम ह्यूमंस हैं, वो इन 3 कलर के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, रेड, ब्लू और ग्रीन। ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव कलर्स हैं जिनको हमारी आईज बहुत जल्दी डिटेक्ट करती है। और इन तीनों में से अगर देखो तो कौन सा कलर सबसे ज्यादा फैलेगा, ब्लू। रेड, ब्लू और ग्रीन की बात कर रहा हूं, तो इन तीनों में से ब्लू का वेवलेंथ सबसे कम है, इसलिए ब्लू की स्कैटरिंग इन तीनों के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। तो पहली बात, ब्लू पहले से ही डोमिनेंट में आ रहा था, और ब्लू कलर ह्यूमन आई के लिए मोर सेंसिटिव भी है। और अगर ऐसे कैरेक्टर्स हैं दोनों, इस वजह से ब्लू किस कैरेक्टर में चला जाता है, डोमिनेंस में, और आपको स्काई का कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लू। आई होप यू गॉट द आंसर। तो चलिए बस इस आंसर को समराइज करते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो एक बार आप देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे चलेगा, मतलब आंसर कैसे लिखेंगे। सो व्हेन व्हाट white light enters the atmosphere, कहां पे एंटर करने वाली है, एटमॉस्फेयर, फ्रॉम द स्पेस, कहां से, स्पेस से। तो जैसे ही व्हाइट लाइट स्पेस से एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, देन ड्यू टू, ये डॉटेड डॉटेड क्या थे, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स है यानी गैसेस पार्टिकल, विच आर, जो कि आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। मींस एटमॉस्फेरिक के वो पार्टिकल्स होंगे जिनका साइज आपकी वेवलेंथ से बहुत छोटा होगा। जनरली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस होती हैं ज्यादातर, क्योंकि आपको मालूम है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलके आपके एटमॉस्फेयर का मोर देन 98% या 99% गैसेस बनाती हैं, दोनों मिलके। ठीक है, तो हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हैं जो मिलके बना रही है। और ये अगर आप केमिस्ट्री को रिकॉल करो, सो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस डबल बॉन्ड से बनती हैं, N2 और O2। तो अगर आप केमिस्ट्री में जाओ और जहां पे आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, वहां पे आप लोगों ने कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड पढ़े होंगे, और यहाँ पे आपको साफ दिखेगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। नाइट्रोजन बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन का जो शेप देखोगे वो ट्रिपल बॉन्ड का होगा, और ऑक्सीजन का शेप होगा वो डबल बॉन्ड। और बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो ऑब्वियस ही बात है मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा।
और अगर अट्रैक्शन ज्यादा है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में, तो उनका साइज उतना ही छोटा होता जाएगा। इसलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं। सो दे विल स्ट्राइक देन ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल व्हिच आर x is less than, they will responsible for scattering of white light। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? व्हाइट लाइट की स्कैटरिंग के लिए। ओके, सो thus since I is inversely proportional to lambda की पावर 4, thus violet color जो कि कैसी वेवलेंथ का है? लीस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ है। सो violet color with least wavelength scatters the most, जो कि क्या करेगा? सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा। ओके, और अगर सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा सो दस ऑल ओवर द स्काई क्या फैलने शुरू हो जाएगा? वॉयलेट। बट ड्यू टू प्रीडोमिनेंस, क्या? प्रीडोमिनेंस एंड मोर सेंसिटिव, पहले से ही डोमिनेंस आ रहा है जो कि सन की वजह से था और ज्यादा सेंसिटिव ह्यूमन है। सो thus due to the predominance and more sensitive of which color? Blue color, the sky appears blue in color। तो ब्लू कलर का प्रीडोमिनेंस है, पहले से ही ज्यादा है, और आपका ब्लू कलर मोर सेंसिटिव भी है। इसी वजह से हमें हमारी जो लाइट है, जो हमारा स्काई है, वो ब्लूइश दिखाई देता है। ओके, तो दिस इज योर डायग्राम एंड अलोंग विद डायग्राम दिस इज योर क्वेश्चन, यानी फर्स्ट फिनोमेना जो हमारी डेली लाइफ में होता है, जो हम लोग स्कैटरिंग से समझा सकते हैं। डन? सो प्लीज नोट इट डाउन दिस। Okay, so since we got the first answer, हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। Let's have the second question जो स्कैटरिंग से रिलेटेड है, and that second question is why sky appears reddish in color during sunrise and sunset। तो सनराइज और सनसेट के टाइम में आपकी स्काई रेडिश क्यों अपीयर होती है? ऐसा कारण क्या है? किस वजह से? आप लोगों ने देखा होगा जब भी सनराइज होती है तो हम लोग, वही वाली बात है, पेंटिंग में ही देखे तो आप लोग थोड़ा रेडिश सा बना देते हैं और आप अपीयर भी करते हैं। तो सनराइज और सनसेट में ऐसा क्या रीजन है कि आपकी स्काई रेडिश दिखाई देती है? मतलब रेडिश मतलब मिक्सचर है, येलो, थोड़ा बहुत ऑरेंज, थोड़ा बहुत रेड, इन सब का मिक्सचर कहलाता है रेडिश। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? लेट्स हैव द आंसर, और ये थोड़ा सा क्विक होगा। सो एज यू ऑल नो दैट दिस इज द अर्थ शेप और ये हमारा एटमॉस्फेयर। तो दिस इज योर एटमॉस्फेयर। यहां पे आप हो, सो दिस इज द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर इज ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये अर्थ के सरफेस पे ऑब्जर्वर है। तो अब बात चल रही है सनराइज और सनसेट की। तो सनराइज पे बात करते हैं। तो सन आपका यहां का, फॉर एन एग्जांपल लेट सपोज दिस इज योर सन। ओके, एंड फ्रॉम द सन आपके पास कौन सी लाइट आ रही है? व्हाइट लाइट आ रही है। सो व्हाइट लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम द सन, और यहां पे आपके, पहले तो स्पेस में चल रही है, तो स्पेस में तो कोई पार्टिकल नहीं है, तो लाइट का कोई स्कैटरिंग नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। बट लाइट कहां पे एंटर की? एटमॉस्फेयर में एंटर की। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि लाइट जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो एटमॉस्फेयर में गैसेस पार्टिकल हैं जो आपकी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे। मींस द साइज ऑफ गैसेस पार्टिकल वुड बी वेरी लेस देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो यानी अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है, डेफिनेटली देयर वुड बी द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, यानी लाइट का स्कैटरिंग होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल, कौन से कलर का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगा? जिसका वेवलेंथ सबसे कम है। और कौन से कलर का स्कैटरिंग सबसे कम होगा? जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। यानी जो आपके लेस वेवलेंथ वाले कलर हैं, जिनका वेवलेंथ लेस है, जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब ज्यादा फैल जाएंगे, ज्यादा स्प्रेड हो जाएंगे, फैलने लग जाएंगे। ओके,
और जो आपके दूसरे कलर बच गए जो कि ज्यादा वेवलेंथ के थे, द कलर विद द हायर वेवलेंथ लाइक येलो, ऑरेंज और रेड, ये वो कलर हैं जिनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। वेवलेंथ ज्यादा है तो इसलिए इनका स्कैटरिंग ज्यादा नहीं होगा, मतलब ये ज्यादा दूर तक नहीं फैलेंगे। डन। अब देखिए, ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम, जब आप मॉर्निंग टाइम की बात कर रहे हो, सो आपकी लाइट को यहां से लेके यहां तक चलना पड़ेगा ऑब्जर्वर के लिए। डन है। अगर आप नून टाइम में हो, इमेजिन करो आप दोपहर के टाइम का बात कर रहे हो जब सन आपके वर्टिकल हाइट पे है, तो जब आप नून टाइम में हो, दोपहर के टाइम में हो, उस टाइम पे लाइट को एटमॉस्फेयर में यहां से लेके यहां तक चलना पड़ेगा, और सुबह के टाइम में लाइट को एटमॉस्फेयर में यहां से यहां चलना पड़ेगा। सो कौन से टाइम में, इन विच टाइम, वेदर ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम और वेदर ड्यूरिंग द नून टाइम, द लाइट हैज टू ट्रेवल मोर डिस्टेंस इन एटमॉस्फेयर। बात को ध्यान से सुनना, दोनों में से किस टाइम पे, किस लोकेशन पे आपकी लाइट को एटमॉस्फेयर में ज्यादा चलना पड़ेगा? आई थिंक मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग टाइम में हमारी लाइट को एटमॉस्फेयर में एक लॉन्ग डिस्टेंस चलना पड़ेगा ऑब्जर्वर तक पहुंचने के लिए, और लाइट जितना ज्यादा एटमॉस्फेयर में चलेगा वो उतने ज्यादा पार्टिकल के साथ टकराएगा। जितने ज्यादा पार्टिकल से टकराएगा उसका स्प्रेडिंग, उसका स्कैटरिंग उतना ही ज्यादा होता रहेगा। यानी ये जो लीस्ट वेवलेंथ वाले कलर्स थे, जो नीचे वाले थे वी आई वी जी, ये वाले कलर जो हैं ये ज्यादा ही फैलते गए, बहुत ज्यादा फैलते गए और चारों तरफ फैल गए। बट जो हमारे ये वाले कलर थे जिनकी वेवलेंथ ज्यादा थी, वो ज्यादातर जगह पे नहीं फैले, बस थोड़ी थोड़ी जगह पे फैले। तो जो कलर सबसे कम फैला, जो फैला ही कम, जिसकी स्प्रेडिंग कम हुई, वही कलर कैपेबल होगा, उसी कलर के अंदर कैपेबिलिटी होगी कि वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके ऑब्जर्वर तक पहुंच सके। तो आपका कौन सा सेट ऑफ कलर ऑब्जर्वर तक पहुंचेगा? रॉय। मैं इसे पर्सनली रॉय बुलाता हूं। रेड, ऑरेंज और येलो का कॉम्बिनेशन ऑब्जर्वर तक पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि ये वो कलर हैं जो कम स्प्रेड हुए, कम फैले। तो अगर ये फैले ही कम है तो लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे, मॉर्निंग टाइम पे लाइट को कुछ ज्यादा ही चलना है। तो यानी ऑब्जर्वर की आई तक रॉय का कॉम्बिनेशन पहुंचता है मॉर्निंग के टाइम में, और जब ऑब्जर्वर की आई पे रॉय यानी रेड, ऑरेंज और येलो का कॉम्बिनेशन पहुंचेगा तो ऑब्जर्वर को सामने कैसा अपीयरेंस होगा? रेडिश। तो ये तो आपको सबको मालूम है कि जो लाइट और जैसा कलर हम तक पहुंचेगा, हमारा माइंड और हमारा ब्रेन वही चीज डिटेक्ट करेगा और वो कहेगा कि सामने रेड है। सीधी सी बात है। अगर आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, लेट्स सपोज आप लोग इसे चेकआउट कर रहे हैं, यू आर सीइंग दैट द वन साइड, यहाँ पे ये रेडिश कलर है मेरी कैसा टी-शर्ट का, मेरा टी-शर्ट का रेड कलर है। तो ये आपको रेड इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरी इस पार्ट ऑफ द टी-शर्ट से, टी-शर्ट के इस पार्ट से रेड लाइट रिफ्लेक्ट होके, रेड लाइट यहां से निकल के आप तक पहुंच रही है, जो रिकॉर्डेड होके आप लोग देख पा रहे हो। तो मेरी शर्ट से कौन सा कलर आया? रेड आया, और आपकी आंखों तक कौन सा पहुंचा? रेड पहुंचा, तभी आपको ये रेड दिखाई दिया। तो इसी तरीके से ऑब्जर्वर तक क्या पहुंचेगा? रॉय, और ऑब्जर्वर को स्काई कैसे इफेक्ट की दिखाई देगी? रेड। बीच में रेड होगा क्योंकि वो सबसे कम फैला है, उससे थोड़ा सा ज्यादा कौन फैला होगा? ऑरेंज, उससे थोड़ा सा ज्यादा येलो। ओके, और अगर और भी दूर जा रहे हो देखोगे तो आपको वॉयलेटिश यानी थोड़ा बहुत स्काई ब्लू टाइप का दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बट हम बात कर रहे हैं सनराइज और सन की लोकेशन पे, वो तो रेडिश ही दिखा देगा। क्लियर है? और यही फिनोमेना रिपीट होगा अगर आप लोग सनसेट पे चले जाते हो। तो वही वाली बात है, सनसेट पे भी जाएंगे तो भी लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो इसमें जो लेस वेवलेंथ वाले हैं वो तो स्प्रेड हो जाएंगे, बट जो हाई वेवलेंथ वाले कलर है वो कम स्प्रेड होंगे, और इस वजह से ऑब्जर्वर शाम के टाइम पे भी रॉय को ही देखता है। तो जो रीजन सनराइज का है वही रीजन सनसेट का है। गॉट दैट पॉइंट? चलिए इसके बारे में भी लिख लेते हैं, इसके भी सॉल्यूशन में वर्डिंग डाल देते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन? दैट व्हेन white light enters the atmosphere
atmosphere from space during the sunrise, the particles of atmosphere के पार्टिकल जो कि कैसे थे, very very less than the wavelength of the light, will be responsible for what? Scattering of light, जो कि लाइट की स्कैटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. ओके, नाउ सिंस I is inversely proportional to lambda की पावर 4, so thus the color with higher wavelength scatters the least. जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है वो लीस्ट स्कैटर करते हैं. एंड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, ड्यूरिंग किस टाइम पे? सनराइज के टाइम पे एंड सनसेट के टाइम पे द लाइट हैज टू ट्रेवल, लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा. लाइट हैज टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस through the atmosphere, लाइट को एटमॉस्फेयर के थ्रू ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा. thus only the combination of red, orange और yellow का combination, only the combination of Roy will reach to the observer, यानी ऑब्जर्वर तक केवल रेड, ऑरेंज और येलो का कॉम्बिनेशन ही पहुंचेगा. एंड thus sky appears reddish. स्काई कैसा अपीयर होता है? रेडिश. ओके, सन के चारों तरफ की बात कर रहा हूं, पूरी स्काई लाल नहीं होगी बट सन के चारों तरफ. सो स्काई अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट. ओके, हाँ, कई बार आपको ऐसा लगता है कि वो जो रेडिश इफेक्ट है वो ऑल ओवर द एटमॉस्फेयर, पर वो बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट होता है जहां पे आपका स्प्रेडिंग केवल आपको केवल यही इफेक्ट दिखाई देंगे, बाकी इफेक्ट इतने ज्यादा फैल चुके होंगे. यानी अगर कोई कलर आप बहुत ज्यादा स्प्रेड कर देते हो, बहुत ज्यादा फैला देते हो, तो वो इतना लाइट इफेक्ट हो जाता है कि आपको दिखना भी बंद हो जाता है. ठीक है, कि पता ही नहीं चलता यार कलर भी किया है. और उसके कंपैरिजन में एक ऐसा कलर है जो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का, मतलब फैला कम है बट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो उसे आप दूर से भी देख सकते हो. क्लियर है? So this is your second question with the answer, and the second question is why the sky appears reddish. Okay, और इसी रीजन से मैं बस आपको केवल एक बात बताना चाहूंगा that रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, that's why the red scatters the least. और रेड अगर कम फैलता है इसलिए रेड लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है. and that's why the danger signals are always being taken as red. चाहे वो आप रेलवे ट्रैफिक में लो, चाहे कहीं पर भी लो, जहां पे आपको प्रिकॉशन लेना है, जहां पे आपको ध्यान से चलना है, जहां पे आपको डेंजर है, तो डेंजर को बताने के लिए दूर से ही बताना पड़ेगा ना डेंजर. तो दूर से डेंजर की इंफॉर्मेशन आप तक कैसे पहुंचाई जाए, उसके लिए हम लोगों ने रेड कलर को चूज किया. तो इस बात को सब ध्यान में रखेंगे. ठीक है, देखो रेड कलर के दो ऑप्शन है कि क्यों चूज किया. पहली बात, सबसे कम फैलता है तो दूर तक जा सकता है, और मैंने वहां पे बताया था सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई की सेंसिटिविटी रेड, ब्लू, ग्रीन में. तो इन तीनों में से रेड पे सेंसिटिव भी है, यानी ह्यूमन आई को रेड कलर ज्यादा सेंसिटिव भी है और दूर तक चल भी सकता है. इसी वजह से हम लोग रेड को डेंजर सिग्नल के लिए यूज करते हैं फॉर अ जीके जनरल पर्पस. क्लियर? सो हियर वी आर डन विद द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट. तो आज और अब हम स्कैटरिंग के साथ फिनोमेना डन है. अब बस बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर एक छोटे से फिनोमेना के बारे में और बात करूंगा, एंड दैट फिनोमेना इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. तो ये कोई नया फिनोमेना नहीं है यार, है ये रिफ्रैक्शन ही जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं. दैट व्हेन द लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट गेट डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ. वो अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है. हाँ, कभी
बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगी और कभी अवे फ्रॉम नॉर्मल, बट अपने पाथ से डेविएट हो जाएंगे। तो हम बस उसी रिफ्रैक्शन को एक बार देखेंगे बट एटमॉस्फेयर में। तो इससे रिलेटेड भी हम लोग पार्ट देख लेते हैं, और इससे जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो पहली बात एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स है वो कोई ना कोई मीडियम तो बना रहे, तो एटमॉस्फेयर की वजह से जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, यानी जब लाइट एक अपने पाथ से डेविएट होगा, उसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलेंगे। और एटमॉस्फेयर ही हमारी लाइट को स्कैटर करने के लिए, बट वो स्कैटर पहले पढ़ लिया। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और इसकी वजह से डेली लाइफ में क्या होता है वो देखते हैं। एंड दैट क्वेश्चन इज व्हाई देयर इज अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट। सनराइज अर्ली और सनसेट लेट। तो अर्ली सनराइज और लेट सनसेट क्यों होता है? मतलब सनराइज जल्दी हो जाता है और सनसेट देर तक रहता है। तो चलिए उसके बारे में और उस फिनोमेना के बारे में आपसे डिस्कस करता हूं। सॉरी, डन। हमारा अर्थ, ये आपका ऑब्जर्वर एंड ये हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक, अब सब इस पे ध्यान देंगे प्लीज, एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश करना। अगर आप डायग्राम को समझ गए तो आई थिंक आपको वो पैराग्राफ जो मैं राइट करता हूं वो आपको रटने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज योर ऑब्जर्वर। अब देखो, हम ह्यूमन आई जब भी किसी भी चीज को देखते हैं तो हमारा देखने का एक टेंडेंसी होता है, और वो टेंडेंसी क्या है? हम हमेशा स्ट्रेट देखते हैं, सीधा। हमारी नेचुरल फ्लो है, हमारा जेनेटिक ऑर्डर ही यही है कि हम लोग सीधा देखते हैं, यानी जहां से लाइट आ रही है हमारी आंखों तक पहुंची, चाहे वो बेंड होके पहुंची चाहे कैसे भी पहुंची, हमारा ब्रेन हमें यही ऑर्डर देगा कि दैट ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट। और 10th NTSC 10th क्लास आप लोग जानते हैं, ये चीज हम लोगों ने क्लास में भी ऑब्जर्व की थी। आप लोगों ने प्राइमरी क्लासेस में भी देखा था कि एक पेंसिल को अगर हम लोग वाटर में डालते हैं तो पेंसिल ऐसे बेंड होती हुई दिखाई देती है। सीधी बात है कि वो डेंसर से रेयर जा रही है तो अपने पाथ से डेविएट होगी, और हमारा ब्रेन देखेगा ये तो सीधी है, फिर हमें लगेगा ये तो टूट गई अपने पाथ से। ये चीज हम लोगों ने देखा था, रियल डेप्थ और ऑब्जर्व डेप्थ। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट है कि हमें देखने की आदत है सीधा। तो हम अगर यहां पे खड़े हैं तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। कौन सी लाइन है भाई? हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी ये हमारा आई का लेवल है, ये हमारा आई लेवल है जिसे हम देखेंगे, सामने देखते हैं, सीधा देखते हैं। तो अगर मैं आई लेवल से यहां देखता हूं तो मेरे लिए सनराइज तब होगा जब सन मेरे सामने आएगा, तभी तो मेरे लिए सनराइज होगा। सनराइज का मतलब जब मैं सन को देख सकता हूं, तो मैं सन को तभी देख सकता हूं जब सन मेरे बिल्कुल एग्जैक्टली सामने लेवल पे आएगा, मेरी आई लेवल पे, तो मैं तभी सन को राइज मानूंगा। अब रियलिटी में होता क्या है कि सन अभी तक आपके लेवल तक आया ही नहीं है, सन अभी भी नीचे है। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू हमारा जो देखने का तरीका है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी सन को देख ही नहीं सकते, तो हमारा सन अभी भी राइज नहीं हुआ है। बट होगा क्या वो देखिए, हमारे सन से लाइट जाएगी, व्हाइट लाइट, सीधी सी बात है, अब मैं कलर की बात नहीं कर रहा हूं। और जब हमारी व्हाइट लाइट जा रही है वो भी कहां से? स्पेस से एटमॉस्फेयर में। तो स्पेस तो किससे भी नहीं बना, और एटमॉस्फेयर गैस है, तो यानी गैस स्पेस यानी वैक्यूम के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम है। तो इसका मतलब हमारी जो सन से लाइट है वो कहां से कहां जा रही है? रेयर से डेंसर। अब रेयर से डेंसर जाएंगे तो आपको जाना तो चाहिए था स्ट्रेट, बट ये हो जाएगी बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड। नॉर्मल कहां होगा अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो नॉर्मल आपको जानते हैं ना, कर्व सरफेस पे नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है, तो ये बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल हो जाएगी और इसी नॉर्मल वाले पाथ से होते हुए ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी। तो इस तरीके से सन अभी भी राइज नहीं हुआ था, बट सन अभी भी हमारे उस लोकेशन से थोड़ा नीचे था, बट सन से लाइट गई, रेयर से डेंसर, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, और कहां तक पहुंची? ऑब्जर्वर तक पहुंची। अब ऑब्जर्वर उसे डिटेक्ट करेगा, ह्यूमन आई पे पहुंचेगा, ह्यूमन आई से फिर वो ब्रेन में सिग्नल भेजेगा और ब्रेन ये बताएगा यस आपको सन दिखाई दे रहा है क्योंकि सन से लाइट आ रही है। बट ब्रेन आपको ये नहीं बोलेगा कि वो बेंड होके दिखाई दे रहा है, ब्रेन क्या कहेगा
कि सन कहाँ है, हमारे सामने है और हमें सन यहां पे ऑब्जर्व होगा। तो ये आपका कौन सा सन है, ये आपका ऑब्जर्व्ड सन है जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, बट एक्चुअल में वो सन कहां था, वो नीचे था। तो इसका मतलब सनराइज तब होती जब ये रेड, ये हमारा एक्चुअल सन है, जब हमारा ये वाला सन यहां पे आता तब सनराइज होती, बट अभी भी नीचे है, बट फिर भी हमें सन दिखाई देना शुरू हो गया। तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बुलाते हैं, अर्ली सनराइज। मतलब सनराइज थोड़ा सा जल्दी हो गया, और ये अर्थ के लिए ये टाइम अप्रॉक्स 2 मिनट का होता है। तो बहुत सा एवरेजली बता रहा हूं, वैसे तो अर्थ पे अगर आप अलग अलग जगह पे खड़े होंगे तो आपको वो जो लोकेशन है, आपका जो पॉइंट है वो अलग अलग है, तो हर जगह के लिए सन का राइज और सन का सेट अलग अलग टाइमिंग पे होता है, सबका सेम नहीं होता पूरे अर्थ पे। बट अगर हमने एवरेजली वो टाइम निकाला कि एवरेजली कितना जल्दी वो पहले ही दिख जा रहा है, मतलब अभी हुआ नहीं है बट फिर भी हमें दिख जा रहा है, तो कितना जल्दी वो हमें पहले दिख रहा है, वो एवरेज टाइम कितना होता है, 2 मिनट। तो हमें 2 मिनट पहले वो दिखना शुरू हो जाता है। अब आ जाते हैं सनसेट पे। अब देखो सनसेट, सनसेट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनसेट? द मीनिंग ऑफ सनसेट इज दैट कि अब हम लोग सन को ऑब्जर्व करना बंद कर रहे हैं, मतलब सन जब हमें दिखाई देना बंद हो, सन डूब जाना एक तरीके से जो बोलते हैं, तो वो हमें कब दिखाई देना बंद करेगा, जब वो हमारे लेवल से नीचे चला गया। तो अब देखो सन हमारे लेवल से नीचे जा चुका है, गया, तो सन इज बिलो द आई लेवल, तो आई थिंक हमारे लिए सनसेट हो गया। बट अभी भी सन से आने वाली लाइट यहां पे जाएगी, सिंस आप रेयर से कहां जा रहे हो, डेंसर, सो योर लाइट वुड गो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इस तरीके से लाइट फिर भी कहां पहुंचेगी, ऑब्जर्वर तक। ऑब्जर्वर उसे देखेगा और सन को नीचे के बजाय ऊपर ऑब्जर्व करेगा, यानी ऑब्जर्वर को अपीयर होगा कि सन अभी भी यहीं पे है। तो यानी सनसेट हो चुका है, सनसेट हो चुका है, बट फिर भी हम उस सन को थोड़ी देर तक देख सकते हैं। यहां पे क्या हुआ, सन को थोड़ा पहले देख सकते हैं, इसलिए ये अर्ली सनराइज है। यहां पे क्या हुआ, हम सन को थोड़ी देर तक देख सकते हैं क्योंकि सन लेवल से नीचे जा चुका है, बट फिर भी देख रहे हैं। तो इस फिनोमेना को क्या बुलाएंगे, डिले सनसेट। और एवरेजली डिले सनसेट भी 2 मिनट का ही होता है जो हमने कैलकुलेट किया। एंड दिस फिनोमेना इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये जो फिनोमेना हमारे सामने हुआ, ये किसकी वजह से हुआ, एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन की वजह से। एटमॉस्फेयर ने रिफ्रैक्शन किया रेयर से डेंसर। क्लियर है? तो आई थिंक ये वाले कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके लिए एज अ होमवर्क लेफ्ट कर रहा हूं। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, बस आपको वर्डिंग करनी है, हो जाएगा। तो पहले हम अर्ली सनराइज को सिखाएंगे, दैट कि अ पर्सन एन ऑब्जर्वर कैन ओनली ऑब्जर्व द सन व्हेन इट इज एट द हॉरिजॉन्टल लेवल। आप केवल तभी ऑब्जर्व कर सकते हो जब आप हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो। ओके, नाउ व्हेन द सन इज बिलो द लेवल, देन द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन enters from space to atmosphere, means rare to denser medium, and due to refraction it bend towards the normal and reaches to observer, and that's why हमें सन अर्ली दिखाई दे जाता है। यही चीज आपको सनसेट के लिए रिपीट करनी है। तो यानी जो भी चीज मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, जो आपको 7 कॉन्सेप्ट और डायग्राम तो आपके सामने है ही बेटा, तो आई थिंक थोड़ी सी समराइजेशन तो हो ही सकती है। तो थोड़ा सा काम मेरी तरफ से आप लोगों को इस फिनोमेना के लिए डन है। तो प्लीज ये सारा, ये डायग्राम के बाद आप वो वर्डिंग एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और फिर वो आपका एक्सप्लेनेशन मुझे एज अ फीडबैक एज सून एज यू विल राइट, प्लीज अपना फीडबैक रिटर्न किया करो। जैसे ही आपका कोई लेक्चर खत्म होता है, प्लीज डू नॉट वेट कि हमारे टीचर हमसे पूछेंगे कि ओके आपका ये लेक्चर हुआ या नहीं हुआ, आपको कोई डाउट है या नहीं है, प्लीज डू नॉट वेट फॉर दैट और डू नॉट स्किप योर एनी सब्जेक्ट। मैं या फिर कोई भी टीचर आपको अगर गैप लेके अगर कोई लेक्चर्स दे रहे हैं, लाइक आज फिजिक्स का मिला आपको 1 या 2 दिन का गैप मिला ताकि आप उसे कंप्लीट कर सको, इट डज नॉट मीन कि अगर आपको 2 दिन का गैप मिल रहा है तो आप उस फिजिक्स सब्जेक्ट को या बायोलॉजी या मैथ को उठाएंगे नहीं।
पॉइंट इज दैट आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग डेली, जैसे जिस दिन आपको लेक्चर मिला आपने 1 आवर आपका लेक्चर का आधा घंटा नोट्स आपने थोड़ा टाइम ज्यादा दे दिया, बट जिस दिन आपके पास लेक्चर नहीं आया क्योंकि वो सबके लिए, क्योंकि सब प्रॉपरली काम कर रहे हैं, सो ऑन दैट डे डू नॉट स्किप द फिजिक्स और एनी रेलिवेंट सब्जेक्ट। ओके, एटलीस्ट हाफ आवर दे दीजिए। आई एम नॉट आस्किंग कि आप मेरे सब्जेक्ट को 2 घंटे 3 घंटे दीजिए, बट एटलीस्ट आधा घंटा दे दीजिए। उस आधे घंटे में अपने प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज कर लो, नहीं तो अपने लाइट के पुराने कॉन्सेप्ट को, मतलब अपनी पुरानी जो भी चीज आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक, लाइट, प्लीज उसे रिवाइज करते रहिए बेटा, क्योंकि एट द एंड और एट द स्पॉट जब आपके पास आएगा, ओके चलो अब लाइट पढ़ते हैं, अब आपको मालूम है लाइट फिनिश होने वाला है, तो होगा तो हमारी टेस्ट सीरीज भी चल जाएंगी, ऑब्जेक्टिव वगैरह जो भी होगा हम सब करेंगे। तो अगर ये सारी चीज चलेंगी तो फिर आप लास्ट मोमेंट पे काम क्यों करते हैं? आप वहां पे क्या करेंगे? आप सारा ध्यान फिजिक्स पे डाल दोगे, मैथ को स्किप कर दोगे, हिंदी, इंग्लिश सबको। सो प्लीज, आप जब इंडिविजुअली वर्क करते हो तो इंडिविजुअल कभी भी विक्ट्री नहीं होती है, मिल के काम और साथ को सब सब्जेक्ट को पैरेलली लेके जाना पड़ेगा। सो आई एम सजेस्टिंग ईच एंड एवरीवन, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ईच एंड एवरीवन, प्लीज गिव द प्रॉपर टाइम टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। हाँ, जिस दिन जिस सब्जेक्ट का लेक्चर नहीं आया उसको एटलीस्ट आधा घंटा तो कम से कम दे दीजिए। जिस दिन किसी का, ओके, सारे काम बराबर नहीं होते, किसी दिन मैथ का ज्यादा हो जाता है, किसी दिन टेस्ट होता है, तो जिस दिन आपका मैथ का टेस्ट है कुछ और है, अपना टेस्ट दे दीजिए, उसके बाद अपना आधा घंटा दे दीजिए। आपको मालूम आपका टेस्ट इवनिंग में है तो प्लीज आप मॉर्निंग में आधा घंटा, बट अपने उस 24 आवर्स उस डे के अंदर आधा घंटा जरूर दीजिए यार। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग टू ईच एंड एवरीवन, इफ यू विल नॉट कोऑपरेट विद योर टीचर ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक टाइम, मैंने आपको पहले भी बोला था, क्लैपिंग कभी भी बेटा एक हाथ से नहीं बजता है। क्लैपिंग बजाई जाती है किसी को अपलॉज करने के लिए, उसकी तारीफ के लिए, बट ये तभी होगी जब दोनों लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। और हमारे लिए अपलोज क्या है? आपका रिजल्ट, जो हम लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकालने का कोशिश कर रहे हैं और आप भी बेस्ट देने का कोशिश कर रहे हैं इन फ्यूचर। सो इस रिजल्ट का अपलॉज तभी मिलेगा आपके पेरेंट्स से, आपकी सोसाइटी से, जब दोनों मिलके काम करें, टीचर एंड स्टूडेंट, दोनों कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मुझे आपसे पूछना पड़ता है, आई हैव टू टेक्स्ट यू वेदर यू कंप्लीटेड द चैप्टर और नॉट, वेदर यू कंप्लीटेड द लेक्चर और नॉट, क्या आपने असाइनमेंट देख ली, क्या आपके कोई डाउट है, मुझे बोलना पड़ता है। आप आगे से तो बहुत कम ही पूछते हो यार। दिस इज नॉट गुड यार, फ्रैंकली स्पीकिंग। And in that way, I'm not talking about this only for the physics, for every subject. You have to cooperate with your teachers each and every time. आप सोचिए, आप इंडिविजुअली टीचर को बोल सकते हो, सर मेरा ये डाउट है। आपका टीचर आपके हर क्लास के स्टूडेंट को चेकआउट करता है, तो ये आपको देखना है कि हमारा डाउट है, किसका डाउट है? मेरा डाउट है, तो मैं पूछूंगा ना, और वो भी कब? जल्दी, लेट नहीं करना है। ओके, तो ये होमवर्क, ये वाला काम आप लोग करेंगे। ऐसे ही एक और छोटा सा फिनोमेना है जिसके बारे में हम बात करेंगे, बट बिफोर देन प्लीज नोट इट डाउन द डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, सो द लास्ट फिनोमेना, लास्ट डे टू डे लाइफ, तो आज जितना भी किया वो हमने डेली लाइफ में देखा है। वेदर स्काई का कलर ब्लू, व्हाइट, वेदर स्काई अपीयर्स रेडिश, सनराइज, सनसेट, अर्ली सनराइज, अर्ली सनराइज, डिले सनसेट। इसे हमें लगता नहीं है कि यार जल्दी आ गया, बट ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप पूरे दिन को देखते हो कि सनराइज से लेके सनसेट तक, अगर आपको जो भी टाइम लगा, तो एक्चुअल में हमारा सनराइज से सनसेट जो भी टाइम है, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है सनराइज से लेके सनसेट तक, वो कितना मिनट एक्स्ट्रा है? 4 मिनट। 2 मिनट पहले हमें सन राइज होके दिख जाता है और 2 मिनट लेट तक हमें सन डिले दिखता है। तो यानी एक्चुअल में पूरे दिन के दौरान जब आपको लाइट दिखती रहती है बाहर, तो पूरे दिन के दौरान हम लोग 4 मिनट एक्स्ट्रा देखते हैं। 2 मिनट राइज में ज्यादा दिख जाता है, 2 मिनट लेट तक डिले दिखता रहता है। क्लियर है? और एक आखिरी चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ओके, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, हमारे स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, तो इसके बारे में भी आ जाते हैं। तो चलिए एक बार एवरीवन चेक दिस आउट। ऑब्जर्वर, ये हमारा एटमॉस्फेयर। तो चलिए अब एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सो यू ऑल नो दैट एटमॉस्फेयर इज नॉट जस्ट ओनली मेड अप ऑफ वन सिंगल गैस,
और वन सिंगल टाइप्स ऑफ एलिमेंट, वन सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट और पार्टिकल एक से नहीं बना, उसकी अपनी अलग अलग लेयर्स हैं। तो एटमॉस्फेयर में अपनी बहुत सारी अलग अलग लेयर्स हैं, जो हम लोग आइनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, हम लोग अलग अलग लेयर्स बना। क्यों? क्योंकि वहां पे गैसेस का क्राउड अलग जगह पे अलग अलग है। तो इन रियलिटी जो हमारे एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं वो अलग अलग लेयर्स में हैं। तो आप बोल सकते हो रियलिटी में हमारे जो एटमॉस्फेयर है उनमें जो एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है रियलिटी में। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है हर जगह पे। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, और ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवन है, कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि वहां पे ज्यादा है यहाँ पे कम है, तो अनइवन है ये। अब अगर आप लोग एक स्टार को ऑब्जर्व देखते हो, तो स्टार विच इज वेरी फार अवे फ्रॉम यू, स्टार बहुत दूर होता है हमारे ऑब्जर्वर से, तो ये रहा आपका ऑब्जर्वर। अब स्टार से एक लाइट आएगी, सीधी सी बात है। सो द अमाउंट ऑफ लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द स्टार इज वेरी लेस। स्टार बहुत दूर है ना, तो वहां से लाइट यहाँ तक बहुत कम अमाउंट में आए। अब जैसे ही एंटर की तो रेयर से डेंसर, तो बेंड हो जाएगी क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा ना, एटमॉस्फेयर की रिफ्रैक्शन। बट एटमॉस्फेयर में खुद मल्टीपल लेयर्स हैं, और जो कभी ऊपर वाला ज्यादा होता है कभी नीचे वाला, तो यानी लाइट कभी भी स्ट्रेट नहीं चलेगी, वो अपने पाथ से बार बार डेविएट होती रहेगी। और इस तरीके से अनइवनली डेविएट होते हुए मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिफ्रैक्शन करते हुए आपकी स्टार की लाइट ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी। यानी आप किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, मतलब आप सोच के देखिए, आप और आप ट्राई भी कर सकते हैं, अगर आपके घर में कोई फैमिली मेंबर है, मतलब आपका कोई हेल्पिंग आ सकता है, तो ये एक्टिविटी हम लोग घर पे करके देख सकते हैं। एक्टिविटी इज दैट कि आप एज अ ऑब्जर्वर रहिए और अपने ब्रदर, सिस्टर, एल्डर, यंगर जो भी हैं उन्हें एक टॉर्च दीजिए, एक सोर्स ऑफ लाइट दीजिए, और उन्हें अपने से जितना दूर हो जा सके फील्ड पर ले जाने की कोशिश कीजिए। ओके, थोड़ा सा नाइट टाइम होना चाहिए यार, ठीक है। तो मान लीजिए आप रोड पे खड़े हो गए बट बहुत दूर है थोड़ा सा, ओके, तो आपको जो स्टार है, जो वो टॉर्च है, वो बीम की तरह, छोटे से बीम यानी पॉइंट की तरह दिखाई देनी चाहिए, बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी दिखाई देनी चाहिए। अब आप अपने जो आपका टॉर्च होल्डर है उसे आस्क करना कि एक काम करो ना, लाइट को यानी टॉर्च को ना थोड़ा सा से वाइब्रेट करो। वाइब्रेट क्यों? क्योंकि हम लोग ये वाला इफेक्ट उससे करवाना चाहते हैं। तो वैसे तो अर्थ पर नहीं होगा क्योंकि हम ग्राउंड के ऊपर ही है, हाँ ऊपर से आ रही होती तो हो जाता है एटमॉस्फेयर की वजह से, बट हम क्या करेंगे, वहां पे सोर्स को हिलाएंगे, सोर्स को हिला के हम लोग ये रिफ्रैक्शन, मल्टीपल रिफ्रैक्शन क्रिएट करेंगे ऐसे। तो जब वो सोर्स को हिलाएगा ना, तो आपको है ना उसके अंदर ट्विंकलिंग इफेक्ट देगा, दिखेगा, आप जब उसे ध्यान से देखो, मतलब आपको ऐसे ग्लो ग्लो करता हुआ दिखाई देगा, और इसे ही हम लोग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बुलाते हैं। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किसकी वजह से है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, बट मल्टीपल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मल्टीपल टाइम्स। ऐसा नहीं कि बस एक बार हो गया काम हो गया, मल्टीपल टाइम्स। और इसका सॉल्यूशन वही वाली बात है, इसका भी सॉल्यूशन आप लोग खुद लिखेंगे। कैसे? वो आप देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन है कि लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ वेरियस गैसेस, जिसकी वजह से एवरी लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। And now when the light from the star entered into the atmosphere, it will reaches to the observer. एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद कहां पे पहुंचेगा? ऑब्जर्वर तक पहुंचेगा, बट आफ्टर हैविंग मल्टीपल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एक नहीं बहुत ज्यादा बार रिफ्रैक्शन होने के बाद ऑब्जर्वर तक पहुंचेगा। एंड द ऑब्जर्वर विल सी व्हाट टाइप ऑफ इफेक्ट, ऑब्जर्वर को कैसा इफेक्ट दिखने वाला है? ऑब्जर्वर विल सी द ट्विंकलिंग इफेक्ट। ऑब्जर्वर को कैसा इफेक्ट दिखेगा यहाँ पे? ऑब्जर्वर विल सी द ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ द स्टार, और इसीलिए हम कहते हैं कि स्टार ट्विंकल करता है। बट कई बार बच्चों के दिमाग में आ जाता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि स्टार तो ट्विंकल कर रहा है, बट अगर आपके पास मून है, यहाँ पे यू हैव अ मून, तो नाइट टाइम में मून से भी लाइट आती है स्ट्राइक करने के बाद, तो मून क्यों नहीं ट्विंकल होता हुआ दिखाई देगा? तो फिर वही बात ना, मैंने बताया ना आपको, ये ट्विंकलिंग प्रैक्टिकल जो मैंने एक्टिविटी बताई है, ये तभी पॉसिबल है जब आपका वो सोर्स एज अ पॉइंट दिखाई दे बहुत दूर हो। अगर वो सोर्स आपके पास ज्यादा है, मतलब पास में है, तो पास में है तो उससे आने वाली जो लाइट की अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होगी।
अब लाइट की अमाउंट इतनी ज्यादा क्राउड में आ रही है कि हल्का फुल्का डेविएशन भी हो रहा है, तो हमें समझ में ही नहीं आता कि यह डेविएशन हो भी रहा है, और हम लोग मून को एज इट इज स्टिल देख पाते हैं। बट जो स्टार से आने वाली लाइट है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में है, मतलब स्मॉल अमाउंट मतलब बहुत पतली बीम की तरह है। अब अगर उसमें अगर हल्का फुल्का डेविएशन भी होता है, हल्का फुल्का डेविएशन भी होता है, तो वो इफेक्ट हमें दिख जाता है। बट अगर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है और उसमें हल्का फुल्का डेविएशन होता है, तो वो हमें ऑब्जर्व भी नहीं होता, क्योंकि एटमॉस्फेयर के रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेयर की लेयर्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, बट बेटा इतने भी ज्यादा अलग नहीं है कि डेविएशन एकदम से हो जाए। माइन्यूट से डेविएशन होते हैं पास से, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस थोड़ा थोड़ा अलग है, इसलिए स्टार के केस में वो डेविएशन ऑब्जर्व हो जाता है। बट मून या फिर कोई नियर बाय प्लैनेट है जैसे मार्स है या फिर कुछ और है, उनमें नहीं दिख पाता, इसलिए वो आपको आकाश में स्काई के अंदर एज अ स्टिल दिखाई देते हैं, कोई ट्विंकलिंग नहीं दिखाई देती। सो दैट इज द रीजन फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार बट नॉट द ट्विंकलिंग ऑफ द मून। तो आई थिंक अगला क्वेश्चन बना सकते हैं, व्हाई द मून डज नॉट, व्हाई मून डजंट ट्विंकल। तो मून ट्विंकल क्यों नहीं होता, आई थिंक लिख लेंगे। सो हियर दीज आर द 3 क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों के लिए लेफ्ट कर रहा हूं। अर्ली सनराइज सनसेट, उसे आप एक्सप्लेनेटरी में रखेंगे। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार डायग्राम है, आप इसे करेंगे। मून क्यों नहीं होता, इसके लिए आपको एक रेलेवेंट मैंने आपको समझा दिया, एक बस वर्डिंग और समराइजेशन करना। गॉट दैट पॉइंट? सो विद दैट नोट वी आर डन विद द फिनोमेना ऑफ द लाइट। हम लोग लाइट के फिनोमेना से कंप्लीटली डन है। हमने रिफ्लेक्शन देख लिया, रिफ्रैक्शन देख लिया, डिस्पर्शन हो गया, स्कैटरिंग हो गया, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी देख लिया। तो यानी आज का जो कंप्लीट लेक्चर था वो थ्योरेटिकल बेस था, जिसमें 1 1 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं थ्योरी में, जिसमें आपको एक्सप्लेनेटरी और एनटीएससी में भी देखने को मिल जाते हैं। गॉट दैट पॉइंट? सो प्लीज कंप्लीट टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपके पास कोई और क्वेरी आ जाती है, सर कोई और रीजन है, अगर मैं अनेबल टू एक्सप्लेन हुआ, तो प्लीज एक बार वीडियो को रिवाइंड करके एक बार दोबारा करने की कोशिश करना, दोबारा देखना। अगर फिर भी नहीं आता है, मैं तो हूं यहाँ पे आप लोगों की हेल्प करने के लिए। सो लाइफ फिजिक्स वीके इज हियर अगेन, ऑलवेज एंड इन द फ्यूचर, हमेशा आप लोगों के साथ ही है। तो जो भी क्वेरी है बेटा, प्लीज फॉरवर्ड टू मी। आपके सब टीचर्स आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज फॉरवर्ड टू मी। इस पेंडेमिक में आपको भी सपोर्ट करना है, ये बात आपको समझना चाहिए थोड़ा सा। देखो यार, जैसे अगर पेंडेमिक चल रहा है, तो अगर पेशेंट अपने आप को आगे शो ही ना करे, उसने यही नहीं दिखाया कि, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कि सर्वेज हुए, लोगों ने पूछा, बार बार पुलिस सबने इंक्वायरी की कि क्या कोई ऐसा पर्सन है जो रिसेंटली जब स्टार्ट हुआ था तब हुआ था कि क्या कोई ऐसा पर्सन है जो फॉरेन से ट्रैवल करके आया है या बाय प्लेन आया है, इंटरनेशनल फ्लाइट से, पूछते थे ना। अब अगर आप अपने आप को छुपाएंगे, आप बताएंगे ही नहीं गवर्नमेंट को, एजेंसीज को, डॉक्टर्स को, तो उन्हें बताइए कैसे पता लगेगा कि भाई ये पर्सन वहां से आया। हाँ, अब डॉक्टर आप क्या चाहते हो कि गवर्नमेंट क्या करे, हमारे रिकॉर्ड उठाए, हमारे रिकॉर्ड से ये ढूंढे ओके दिस पर्सन हैज बीन केम रिसेंटली फ्रॉम हियर। अब अगर गवर्नमेंट अगर ये करती है, तो गवर्नमेंट का कितना टाइम, कितना सोर्सेस होता है, और ये हर लोग पे नहीं होता ना। कितनी स्ट्रेंथ है हमारी ऑल ओवर द इंडिया, अब हर लोगों के पास नहीं जा सकते ना। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप अपने आप की जिम्मेवारी संभालो। सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन योर ओन हैंड्स। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथों में है। ऐसे ही स्टडीज भी काम करती हैं बेटा, इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी ऐसे ही करना है। आप और हम लोग वही फाइटर्स हैं। देखो फाइटर हर कोई है, डॉक्टर, पुलिस, वो आगे वाले लेवल पे फाइट कर रहे हैं, बिल्कुल सामने बीमारी के साथ। हम लोग पीछे अपने लेवल पे कर रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ाई और अपने करियर, अपनी स्टडीज को भी तो कंटिन्यू करना है। अब वो थोड़ी बंद करके रख सकते हैं। तो आप लोग और आपके टीचर्स भी एक वॉरियर्स हैं, हाँ पीछे रह के लड़ रहे हैं, बट लड़ रहे हैं। तो इसमें सपोर्ट चाहिए दोनों का। अगर स्टूडेंट ही नहीं बताए कि मैं कहाँ पे लाइक कर रहा हूँ, मेरा ये लेक्चर, प्लीज डू नॉट हेजिटेट कि अगर आप पीछे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रीजन हो सकता है, टीचर को बताइए सर दिस इज माय रीजन, सो दैट टीचर आपको रिकवर करवा सके। ऑलवेज ऐसा नहीं होगा कि हम लोग आपको फोन करते रहे कहाँ पे हो, कैसे हो, किस लेक्चर पे हो। प्लीज हर चीज डॉक्टर पे मत छोड़िए। जब तक पेशेंट डॉक्टर के पास जाके नहीं बताएगा, डॉक्टर कांट डू एनीथिंग। केवल पुलिस के खड़े हो जाने से कर्फ्यू नहीं लगता। जब तक इंटरनल एवरी पर्सन प्रेजेंट इन दिस
इंडिया या फिर कंट्री, हर अगर कोई बंदा लॉकडाउन को ओबे नहीं करेगा खुद से, वो खुद से ये नहीं कहेगा यस मुझे अपनी सेफ्टी रखनी है तो मुझे अपने आप को बाहर नहीं लेके जाना है, कर्फ्यू अपने आप लग जाता है। पुलिस तो इमरजेंसी के लिए, अगर कोई चाहिए तो आप सपोर्ट के लिए जाइए, ऐसे ही बच्चा। अगर जब तक आप एंजाइटी नहीं बनाओगे कि मुझे पढ़ना है, मुझे स्टडी करनी है, तो जब तक आप लोग ही नहीं बनाओगे अपने करियर को लेके, तो टीचर क्या, मैं कहता हूं देवी सरस्वती भी आ जाए तो कुछ नहीं कर पाएगी यार। तो इस बात को ध्यान में रखिए। सो ये छोटा सा 5-10 मिनट का लेक्चर था, तो प्लीज कोऑपरेट विद योर टीचर, और मुझे आपके फीडबैक मिलते रहने चाहिए जैसे ही आपका कोई लेक्चर खत्म हो जाता है। डाल दो ना यार, टीचर का भी पूछने का वेट करते हो। Got that point? So please complete today's lecture, everything complete कीजिए। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक रह गया जिसको हम लोग डील करेंगे, ह्यूमन आई। ओके, तो एनसीईआरटी में जब ह्यूमन आई चैप्टर खोलेंगे तो उसके पीछे, उसके बैक साइड में, ह्यूमन आई के बाद एनसीईआरटी की बुक में उसी चैप्टर में ह्यूमन आई लाइट एक चैप्टर है, उसके बाद ह्यूमन आई में डिस्पर्शन और स्कैटरिंग है। वो लोग हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो उसका आप बोल सकते हो आधा चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग केवल ह्यूमन आई में, और वही हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक होगा लाइट का। डन है? तो विद दैट नोट प्लीज कंप्लीट, वी विल मीट सून विद द ह्यूमन आई एंड वी विल कंप्लीट इट। डन।